हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोकेमिस्ट। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजेदार। आज की क्लास में हम कुछ पिछले क्लास से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एंड हम कुछ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट बिगिन दैट। लास्ट क्लास में हमने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था कि कैसे बाय द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कैसे प्लांट विद फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बना रहा था। हमने बैलेंस्ड इक्वेशन भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि कैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज पर्पस ही होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। और वो जो भी प्रोड्यूस करता है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च में, जो हम फर्दर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हैं। सो टुडे क्लास स्टार्टिंग विद द लीफ का पार्ट। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था कि लीफ के पार्ट्स कैसे होते हैं, स्टोमेटा क्या होती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा वो पोर होती है जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपिरेशन होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब बंद होता है, कब खुला होता है। आज की क्लास में वो डिस्कस करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो लीव्स होती हैं वो उनके पार्ट्स क्या होते हैं, स्टोमेटा का नंबर कहाँ ज्यादा होता है, उनकी लेयरिंग क्या होती है, कैसे प्रेजेंट होता है, जो आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे काफी ब्रीफ में वी विल डिस्कस दैट। सो लेट जस्ट स्टार्ट। अगर हमें लीव्स पढ़ना है तो क्यों ना हम कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हम लीव्स देख के बताएंगे कैसे डिफर करता है। तो कुछ ऐसे लीव्स होती हैं, जैसे मेरे पास कुछ वैरायटीज ऑफ लीव्स प्रेजेंट है। सी जस्ट इट इज समथिंग इलोंगेटेड, ये कुछ हार्ट शेप में दिख रहा है, ये भी इलोंगेटेड है। तो हमारे पास कुछ वैरायटीज ऑफ लीव्स प्रेजेंट है और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो डिफर कर रहे हैं। हमें क्या क्या चीजें हम नोटिस कर सकते हैं लीव्स में। तो अगर मैं इस लीव्स को दिखाऊं आपको, तो इसमें कुछ आपको इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसका शेप काफी डिफरेंट है इस लीव से। तो इसका जो लैमिना होगा, ये पूरा लीफ स्ट्रक्चर जो शेप होगा वो डिफर करेगा बाकी शेप से। अगर मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूं आपको, तो ये दोनों लीव्स में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। ऐसे ये लीव्स में आप अगर देखो तो ऐसे बहुत नेटवर्क ऑफ वेन्स दिख रहे हैं आपको। ये नेटवर्क ऑफ वेन्स अगर जिस प्लांट्स में होता है उसे हम कहते हैं वो डाइकॉट प्लांट है। तो ये प्लांट जो होगा वो डाइकॉट होगा। क्यों? क्योंकि डाइकॉट प्लांट में वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ये तो एक इसका मिडरिब हो गया। मिडरिब से स्टार्टेड विद बहुत सारे ऐसे आपको ब्रांच दिख रहे हैं। ये जो ब्रांचेस होगा इनको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये डाइकॉट प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। बट अगर यहाँ देखो आप, तो ये पैरेलली जा रहा है, कोई वेनेशन नहीं है, ये सीधा सीधा मूव कर रहा है। अगर आप इसमें ध्यान दो, इसमें क्लियरली आपको विजिबल है ये पैरेलल जा रहा है। एक मिडरिब है, उसके साथ साथ बहुत सीधे लाइंस जो वेन्स है वो पैरेलल जा रही हैं। हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें मिडरिब देखना था जो इस प्लांट में हमें क्लियरली विजिबल है। मिडरिब है, इन मिडरिब से अटैच बहुत सारे आपको वेन्स दिख रहे होंगे। तो दो तरीके के वेनेशन होते हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। यही चीज आपको अगर मैं और चीज दिखाऊं तो ये स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पे फ्लोएम जाइलम, अगर मैं इसका डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारा स्ट्रक्चर। उसमें हम बहुत सारा, अगर हम ये देखें कि स्टोमेटा कहाँ होता है, क्या हमें स्टोमेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगर आप देखो तो दिख रहा है नहीं, माइक्रोस्कोप में दिखेगा ना, ऐसे थोड़ी दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे एक लीव्स लेना है और उसको सब टीयर करके, उसका पील ऑफ करके उसको ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ सम स्टेन यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप। और आप वहां पे देखोगे कि आपको स्टोमेटा दिखेगा। स्टोमेटा ऊपर होता है, नीचे मैम? ऊपर नीचे क्या लीव्स के दो सरफेस होते हैं क्या? एग्जैक्टली आप देखो, ये जो है डार्क कलर लीव्स है, इसका जो अपोजिट सरफेस ये है। तो ये डॉर्सल सरफेस, जो ऊपर वाला डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये डॉर्सल सरफेस होता है। अपर एपिडर्मिस यहाँ पे होगा, अभी हम देखेंगे डायग्राम में। ये आपका अपर एपिडर्मिस होगा, ये आपका लोअर वाला एपिडर्मिस। तो ये अपर वाले को क्या कहेंगे हम लोग? डॉर्सल लीव्स। और इसको क्या कहेंगे? वेंट्रल सरफेस। तो जो स्टोमेटा का नंबर होता है ना, वो वेंट्रल साइड ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू द ऊपर वाला। इतना चीज क्लियर है? तो आज हम अभी देखते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के कैसे लीव्स दिखती होंगी। सो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से हम लीफ का डायग्राम देखते हैं। अगर ये चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर टू। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक पूरा
लैमिना दिख रहा है, जैसे कि हमने अभी इस लीफ में दिखाया कि ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा शेप इसका लैमिना होगा। अगर मैं लैमिना का डेफिनेशन देखूं तो दिस इज द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस मोस्टली होगा, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि सनलाइट आएगा, स्ट्रोमा लैमेला पिगमेंट होगा, क्योंकि ग्रीन कलर का है तो कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल हो। क्या सारे प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल होते हैं? नहीं, बहुत से और भी होते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल होगा क्योंकि हमें ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। कुछ ऐसे प्लांट है जैसे देखो ये यहाँ पे ये येलो कलर, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जो ज्यादा ग्रीन है, या मैं यूं कहूँ तो यहाँ ज्यादा ग्रीन है, तो यहाँ क्लोरोफिल का अमाउंट या फिर क्लोरोफिल का सिंथेसिस यहाँ ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। तो बहुत तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, हमें क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वही देखते हैं मोस्टली हम फोटोसिंथेसिस में। आपके लेवल पे, आपके स्टडी लेवल पे अभी हमको यही चीज देखनी है। मिडरिब, अभी हमने फिर से देखा कि ये मिडरिब है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये मिडरिब होता है। मिडरिब द सेंट्रल वेन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कंटेन द वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो आपका फूड या वाटर कैरी करके ले जाए, वो होते हैं आपका मिड वैस्कुलर टिश्यू। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, यहाँ से स्टार्ट होके ये देखो यहाँ से जो जा रहा है नीचे मिडरिब की तरफ, तो ये वैस्कुलर टिश्यू होता है, क्योंकि कुछ वाटर जो सॉइल से वाटर जो लीव्स तक पहुंचना होता है वो वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम से ही पहुंचता है। वैस्कुलर टिश्यू में दो चीजें आती है, एक जाइलम आता है और एक फ्लोएम आता है। तो जाइलम फ्लोएम यहाँ पे होता है। हाँ, ध्यान से देखो यहाँ पे जो मिडरिब से स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिखाया हुआ है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा वेस्कुलर बंडल होता है। नेक्स्ट इज वेक्सीक्यूटिकल। ये क्या सारे लीव्स में प्रेजेंट होगा? नहीं, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सॉफ्टनेस दिख रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही कम है। वेक्सीक्यूटिकल सारे लीव्स में नहीं प्रेजेंट होता। अभी हमने देखा था अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अगर मैं इस लीव्स में दिखाऊं तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्सीक्यूटिकल सबसे ऊपर, लैमिना यहाँ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको वेक्सीक्यूटिकल देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको अपर एपिडर्मिस, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में आपको एपिडर्मिस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट विद द क्लोरोप्लास्ट। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, उनके बीच में कुछ एयर स्पेस प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे गार्ड सेल, क्योंकि स्टोमेटा ही वो रीजन होता है जहाँ पे स्टोमेटा में ही गार्ड सेल प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये आपको अपर एपिडर्मिस में यहाँ पे नहीं डिस्प्ले किया है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में डिस्प्ले किया है। दिस मीन कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट कंटेन द क्लोरोफिल, the pigment that capture the sunlight for the photosynthesis. That is why it is very much important. It is the located in the spongy mesophyll. आपको ये सब कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट इतना समझ लो कि mesophyll region, spongy mesophyll में ये present होता है, which is helping the gaseous exchange. Air space is present for the gaseous exchange. Guard cell, which is a specialized cell that control the opening and closing of the stomata. क्योंकि स्टोमेटा क्या होता है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको ये पोर जो होता है यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। तो क्या करता है ये, कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सपैंड होकर यहाँ पे बंद कर देता है और ये कभी कभी ओपन कर देता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट रेगुलेट द गैसेस एक्सचेंज एंड द वाटर लॉस। जब भी क्या होगा कि पानी बहुत कम है अंदर, तो ये अपने आप को बंद कर देगा कि अंदर वाला वाटर जो है वो बाहर ट्रांसपिरेट ना कर पाए, बाहर ना जा पाए। तो ये उसको प्रोटेक्ट भी करता है। Lower epidermis contain more stomata as it involved in the gaseous exchange, which is protected by the guard cell. अगर मैं स्टोमेटा को यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, देखो स्टोमेटा जो स्टोमेटा ये जो गार्ड सेल प्रेजेंट है, स्टोमेटा उसके क्लोरोप्लास्ट वहाँ भी कुछ नंबर में प्रेजेंट होता है, उसके सराउंडिंग में कुछ सब्सिडियरी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स होती हैं which surround the kidney shaped stomata. क्या सिर्फ किडनी शेप नहीं, बहुत सारे डम्बल शेप भी होती है मोनोकॉट में। अभी हम वो सब नहीं देखेंगे। अभी आपको यहाँ पे बीन शेप या फिर किडनी शेप स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ पे स्टोमेटा देखो ओपन है, क्योंकि ये इस तरीके से खोल के रख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जब वाटर का लॉस ज्यादा होने लगता है या फिर हमें
गैसेस एक्सचेंज नहीं करनी होती है तो वहां पे ये बंद कर लेता है। यहाँ पे देखो ये क्लोज्ड है और यहाँ पे ये ओपन है। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी कुछ लाइंस लिखती है, वो पढ़ लेते हैं अगर हम, कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस occur across the surface of root and leaves also, since large amount of water can also be lost। तो मैं अभी बता रही थी कि पानी को बचाने के लिए these stomata the plant closes these pores when it does not require carbon dioxide for the photosynthesis। तो this is the part। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि why CO2 is necessary for the photosynthesis। लास्ट क्लास में मैंने पूछा भी था, बोला भी था कि आप पढ़ के आओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 क्यों जरूरी होता है। सो आज भी हम वो पढ़ते हैं। टू कंसिडर दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है और बोर्ड के एग्जाम में एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, पहला करना है डी स्टार्च द लीव्स। क्या करना है, डी स्टार्च द लीव्स। ये कैसे करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें एक लीव्स लेना है, इस लीव्स को हमें 3 से 4 दिन के लिए डार्क में रख देना है। क्या होगा डार्क में रखने से, डार्क में रखेंगे तो सनलाइट उसे नहीं मिल पाएगी, सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज बनेगा क्या, नहीं। अगर ग्लूकोज ही नहीं बना तो क्या स्टार्च में वो कन्वर्ट करेगा, कुछ बना ही नहीं है, कैसे कन्वर्ट करेगा। तो हो तो गया स्टार्च, जो लीव्स है वो कैसा हो गया, डी स्टार्च हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एक अपना सेटअप तैयार करेंगे। क्या करेंगे, बॉटल सेटअप तैयार करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि फिल अ वाइड माउथ ग्लास बॉटल विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक बॉटल लेंगे हम, इसके माउथ तक अब लगभग हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम भर देंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, एब्जॉर्ब CO2। इसका काम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। तीसरा एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, तीसरा करना है कि यूज अ रबर कॉर्क एंड कट इनटू हाफ। क्योंकि अब क्या करेंगे, जो रबर लेना है उसको हमको यहाँ पे कवर भी तो करना है, कुछ ऐसा इसको बांधना भी तो है। इसको काट के उसको हम लोग रख देंगे। अब जो लीव्स लेंगे हम लोग यहाँ पे, इस बॉटल को मैं थोड़ा सा ढंग से बना देती हूँ। खैर मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं कि मैं नहीं, काफ़ी ख़राब हो गया ये तो। इस तरीके से इसके अंदर मैंने क्या भर दिया था, KOH। अब हम क्या करेंगे कि जो लीव्स लेंगे ना, उसको हम लोग इस तरीके से इसमें प्लेस करेंगे कि जो लीव्स होगा वो आधा लीव्स जो होगा वो बाहर रहे, आधा लीव्स अंदर रहे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर उसका लीव्स का अंदर है, कुछ स्ट्रक्चर उसके लीव्स का बाहर है। तो कुछ इस तरीके से उसको अरेंज करेंगे एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के टाइम पे कि लीव्स इज प्लेस सच वे दैट लोअर हाफ, ये मेरा 4th पॉइंट है कि लोअर हाफ ऑफ द लीफ इन द बॉटल, जहां पे क्या है, CO2 नहीं है। कैसे पता है कि CO2 नहीं है, अरे मैम आप ही ने तो बोला कि KOH प्रेजेंट है। अगर KOH प्रेजेंट होगा तो वो सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो लीफ के लिए क्या कुछ छोड़ेगा नहीं। तो ये हो गया आपका ये ऊपर वाला। अब जो ऊपर होगा वहाँ पे क्या होगा, अपर वाले पोर्शन पे CO2 होगा अवेलेबल, लेकिन लोअर वाले पे क्या है, CO2 नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जिसको निकालेंगे, जो डी स्टार्च लीफ था उसको हम क्या करेंगे, जो डी स्टार्च लीफ था उसको हम लोग निकाल के सनलाइट में रखेंगे। ठीक, सनलाइट में कितने दिन तक, 3 से 4 दिन तक हम लोग उसको सनलाइट में रखेंगे। और उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, यू कैन परफॉर्म इन द स्कूल। अब क्या होगा कि रिमूव द लीफ एंड बॉयल इट इन द अल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल
rinse the leaf with water, add some iodine solution to test for the starch. अगर हमें देखना है कि अभी भी उसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स रखना होगा. पहला क्या रखना होगा कि उसको हम बॉइल्ड करें. बॉइल करें किस चीज़ में? इन एल्कोहल. ठीक, तो इससे क्या होगा कि जितना भी क्लोरोफिल होगा वो गायब हो जाएगा. राइट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इसको वाटर में रिंस करेंगे. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे. कोई दिक्कत यहाँ तक? आयोडीन सॉल्यूशन हम यहाँ पे डाल देंगे एंड फर्दर हम स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे कि हमारे पास स्टार्च है, क्योंकि हम स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन ही तो यूज़ करते हैं कि स्टार्च अगर है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा. इस तरीके से हम कर लेंगे. उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या होगा? बाय डूइंग सच एक्सपेरिमेंट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो लोअर वाला लीज होगा ना, लोअर हाफ जो इनसाइड द बॉटल था, बॉटल के अंदर था, उसमें नो ब्लू ब्लैक कलर. नो ब्लू ब्लैक कलर. क्यों? क्योंकि हम यही तो पढ़ते आए हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन हम कहाँ चेक करते थे? पोटैटो में. आपके स्कूल में लैब में किया भी गया होगा कि पोटैटो को हाफ स्लाइड में काट के उस पर हम कुछ डालते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि वहाँ पे स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं है. अगर वो पोटैटो जो वाइट या येलो कलर का होता है वो अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है, मतलब येस देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट. लेकिन जो लोअर वाला लीफ था, आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वो कोई ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ. राइट. लेकिन जो अपर वाला था वो कन्वर्ट हो गया. ठीक, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया. कन्वर्ट होने से क्या हमें सिग्निफिकेंस हमें क्या मिला कि यस यहाँ पे स्टार्च अवेलेबल था लेकिन यहाँ पे स्टार्च अवेलेबल नहीं था. व्हाट डज दैट इंडिकेट कि यस CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्योंकि अगर CO2 नहीं होगा, CO2 नीड, लोअर वाले में CO2 नहीं था, CO2 नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया तो स्टार्च नहीं बन पाया. लेकिन अपर वाले में CO2 था तो फोटोसिंथेसिस भी हुआ. अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज भी बना, अगर ये बना तो स्टार्च भी बना. तो बाय जस्ट टेस्टिंग द स्टार्च हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट, हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिक्वायर्ड है या नहीं है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट. आपको यही पढ़ना है कि CO2 जो है हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों जरूरी है. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से नहीं बना सकते. तो वो खुद से अगर नहीं बनाएंगे तो वो क्या होंगे? डिपेंड करेंगे. तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? ऑटोट्रॉफ पे. सिर्फ ऑटोट्रॉफ पे? यस. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे? ऑटोट्रॉफ पे. तो हेटरोट्रॉफिक और द ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना के वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए. सो बेसिकली हमें 3 तरीके का हेटरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. एक पैरासिटिक, एक सेप्रोट्रॉफिक, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन. अगर मैं सेप्रोट्रॉफिक को स्टार्ट करूं, व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक? सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जहाँ पे डाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल डाइजेशन होता है. प्लीज़ बी माइंडफुल. कैसा होता है? एक्सटर्नल डाइजेशन होता है. ये क्यों बताया? क्योंकि ये जो होता है ना होलोजोइक, यहाँ पे आपको इंटरनल डाइजेशन देखने को मिलता है. राइट. एक्सटर्नल डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन का क्या मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म ये अपना खाना पहले बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, अंदर नहीं लाते. ये क्या करते हैं? बाहर इसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको इनगल्फ करते हैं. कैसे करते हैं मैम? कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट फूड outside their body. And then is absorb. वहाँ से पहले उसको डाइजेस्ट कर लेंगे बाहर,
और फिर क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट। हमने न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया था फर्स्ट ही लेक्चर में। क्या कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंजाई। फंजाई क्या होता है, जैसे आपको ब्रेड मोल्ड देखने को मिलता है, मशरूम्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, मशरूम। ये कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये डाइजेस्ट बाहर, क्या होता है इनके पास, तो ये करते हैं कुछ एंजाइम को सिक्रीट। क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये एंजाइम इन फूड को डाइजेस्ट कर देता है, कहाँ पे, बाहर ही बाहर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसको, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है, हमने देख लिया, इंटरनल डाइजेशन होता है और ये ह्यूमंस में होते हैं। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, पहले खाना को खाते हैं, पहले हम फूड लेते हैं एंड देन उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। कहाँ डाइजेस्ट करते हैं, क्या बाहर डाइजेस्ट करते हैं, नहीं, इनसाइड आवर बॉडी, राइट। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स देखने को मिलता है, काऊ, डॉग्स, ऐसे। पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म से किसी होस्ट पे रह के उनसे खाना भी लेते हैं और उनको बिना मारे। तो क्या करते हैं, क्या ये किल करते हैं, नहीं। क्या ये किसी होस्ट पे रहते हैं, इनको कोई होस्ट चाहिए होता है, यस। ये क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म स्टील, क्या करते हैं, स्टील, चुराता है। व्हाट चुराता, ये चुराता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग। मारता नहीं है, बिना मारे उससे सारा कुछ चुरा लेता है। क्या से आपको ऑर्गेनिज्म का नाम याद आ रहा है, हाँ, लीच शायद, यस, वेरी गुड। तो ये क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल है कुछ कस्क्यूटा। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो पैरासाइट्स होते हैं। फिर लीचेस, कुछ ऐसे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि टेप वॉर्म। टेप वॉर्म क्या करता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। क्या हमारे इंटेस्टाइन में, यस, इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन और वहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है खाना को, सॉरी, एब्जॉर्ब फूड नहीं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ठीक। तो ये तरीका है, हमने देखा कि कैसे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म 3 तरीके के होते हैं और उनमें तीनों में कैसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेप्रोट्रॉफ एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, बाकी ये दोनों इंटरनली होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो सड़े गले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पहले डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हमने देखा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर उसके बाद आया होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो होलो मतलब कंप्लीट फूड को ये इनगल्फ करेगा, फिर वो खाएगा। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, ये बिना मारे किसी होस्ट पे सरवाइव करता है और वहाँ से ये खाना को कंज्यूम, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है। फूड को कंज्यूम करना और न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करना इज अ 2 डिफरेंट थिंग, तो डोंट बी कंफ्यूज ऑफ इट। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। कितनी सुंदर सी है ये गिलहरी, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल। देयर आर 5 मेन प्रोसेस विच इज कंसर्न with the use of food by the animals. These are the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. क्या डिफरेंस होता है इन सब में, हम देखेंगे कि इनमें थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होता है। मैम थोड़ा थोड़ा करके बता दो। इंजेशन वही होता है जिसमें हम खाना खाते हैं। Intaking of the food is the ingestion. Yes, completely right. The process of food. अब क्या होता है कि ingestion में food को intake करना, right? मैं बस यहीं पे यही लिख रही हूँ कि फूड को इनटेक करना है। I'm just taking it in a very short because हम बहुत डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे एक एक करके। तो इंजेशन में क्या होता है, फूड को इनटेक करना। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है,
डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि वॉट एवर द फूड गेट वी इनटेक, उसको छोटे छोटे पार्टिकल मतलब लार्ज मॉलिक्यूल को ये स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ता है। कौन? मैम इस प्रोसेस में कोई तोड़ता है, हमें उससे मतलब नहीं है। लार्ज मॉलिक्यूल को ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है और वहाँ से कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन में डाइजेस्ट करना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। ठीक, दिस इज द डाइजेशन। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो भी डाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास मिली होंगी उनको एब्जॉर्ब भी तो करना है। तोड़ने का पर्पस क्या था? एब्जॉर्ब कर सके। सो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream, और वहाँ पे blood stream से वो चीज़ें क्या होती हैं, nutrients जो होते हैं वो absorb कर लिए जाते हैं, right? And then what is the assimilation? Assimilation में whatever the food get absorbed, वहाँ से assimilate करना, absorbed nutrient, मैं यहाँ पे लिखती हूँ absorbed nutrients से हम एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी खींच लेते हैं। तो एनर्जी को लेना, जो भी हमने एब्जॉर्ब किया, पहले तो हमने तोड़ा छोटे छोटे में, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, फिर हमने एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट से हमने क्या कर लिया? गेन एनर्जी। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम एसिमुलेशन। अब क्या होता है कि जो भी वेस्ट, इन सारे प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर जाना होता है, बाहर भेजना होता है। तो बाहर भेजने के लिए क्या होगा? हमें एक्सक्रीशन। तो क्या एक्सक्रीशन और इंजेशन सेम चीज़ें? थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम एक्सक्रीशन और इंजेशन में ही कंप्लीट करेंगे। बट व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो भी अनडाइजेस्ट नहीं डाइजेस्ट कर पाया है हमारी बॉडी, वो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर भेजना होता है। दिस इज द न्यूट्रिशन इन द एनिमल। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन हम देखेंगे, हमें अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे, हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिशन देखेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज़ बी देयर। ये कुछ मेरे जैसा ही ड्राइंग है, मेरा ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, बेकार। सो हम नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। वो कुछ 5 स्टेप्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड्स के पेपर के लिए। तो हम इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग इन द डिटेल। Thank you so much everyone to have the patience and to tolerate my voice today. We will continue our life process journey onwards. So thank you so much. Stay tuned with me for the next videos. Thank you. So bye bye.